साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं आने वाले अगले वर्ष यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। यूपी पीसीएस में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं तो दोनों में काम आएंगे। ठीक है, अगर आप बिहार पीसीएस दे रहे हैं या कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो यूपीएससी के साथ साथ उसमें भी ये सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि पॉलिटी के प्रश्न हैं। साथ साथ जो है इस लेक्चर में हम जनवरी के करंट अफेयर्स को भी शामिल कर रहे हैं। ये हमारा पहला टेस्ट चल रहा है, पहले टेस्ट का तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो आज ये तीसरा टेस्ट रहेगा हमारा पहली टेस्ट सीरीज़ का, जिसमें 25-25 प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है प्रतिदिन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रारंभ किया जाता है। दूसरा है, सभी संविधान संशोधन विधेयकों को प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। तो पहले स्टेटमेंट के आप देखिए कौन सा कथन सही है पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट है, संविधान में संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आरंभ किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जो है विधेयक को या तो किसी मंत्री या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूरा स्थापित किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि सभी संविधान संशोधन विधेयकों को, देखिए यहाँ पे सभी लिखा हुआ है। ठीक है, सभी संविधान संशोधन विधेयकों को प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत से पारित करना आवश्यक है। ठीक है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा कि ऐसे विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से, अर्थात सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, ठीक है, और सदन के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 कितना 2/3 बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ना तो एक ना तो दो, दोनों गलत हैं स्टेटमेंट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है पूछा है। प्रस्तावना में कहा गया कि संविधान भारत की संविधान सभा से अपना अधिकार प्राप्त करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं कहा गया है। ठीक है, संविधान जो है भारत के लोगों से, ना कि संविधान सभा से। किसमें? ये जो संविधान सभा लिखा हुआ है इसकी जगह क्या हो जाएगा? भारत के लोगों से। ठीक है, भारत के लोगों से, और अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। इसका उल्लेख संविधान के प्रस्तावना में दिया गया है, जिसमें जो लिखा है हम भारत के लोग, आगे जो है स्टेटमेंट जो भी दिया गया है उसमें ये लिखा है। अगला कथन कहता है कि भारतीय संविधान प्रस्तावना से आरंभ होने वाला विश्व का पहला संविधान है। यह भी स्टेटमेंट गलत है। अमेरिका संविधान जो है प्रस्तावना से आरंभ होने वाला विश्व का पहला संविधान है। तो भारतीय संविधान की जगह अमेरिकी हो जाएगा, अमेरिकी संविधान। ठीक है, भारत सहित कई देशों ने इस प्रथा का अनुसरण किया है। तीसरा ऑप्शन है, प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा संविधान की व्याख्या में स्पष्टता प्रदान करती है। बिल्कुल, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। संविधान में जब कोई जो है प्रश्न उठता है ऐसा, तो प्रस्तावना ही काम आती है। केशवानंद भारतीवाद आप जानते ही होंगे। ठीक है, केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत प्रदान की गई अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो, ठीक है, तो यदि राष्ट्रपति जो है अपनी शक्ति का प्रयोग 369 के अंतर्गत करता है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा राष्ट्रपति को कुछ मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 369 में दिया गया है ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड। हाल ही में सुर्खियों में रहा जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है?
तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन जो है सुर्खियों में रहा है, तो यह है विभिन्न प्रजातियों के बीच अंगों का प्रत्यारोपण। ठीक है, ठीक। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत में मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मार्शल लॉ के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, उपयुक्त तो जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है? तो पहला स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ को परिभाषित किया गया है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, 34 जो है, अनुच्छेद 34 किसी क्षेत्र में मार्शल लागू होने की स्थिति में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध जो है का प्रावधान करता है। ठीक है, मार्शल लॉ को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ये पूछा है परिभाषित किया गया है, तो मार्शल लॉ को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है, मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल दोनों को देश के किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मार्शल लॉ को राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है, मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है, उन दोनों को देश के किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है। ठीक है, इसे संपूर्ण देश में भी लागू किया जा सकता है या जो है किसी क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के दौरान अनुसूचित जातियों एससी, अनुसूचित जनजातियों एसटी से संबंधित लोगों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, सही पूछा है, लोक नियोजन में लोगों के किसी वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़े एकत्र करने के लिए राज्य बाध्य है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो है एम नागराज वाद जो है जो 2006 में हुआ था और जर्नैल सिंह वाद जो 2018 में हुआ था, में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार राज्य मात्रात्मक आंकड़ों को एकत्र करने के लिए बाध्य है। ठीक है, अगला है, पदोन्नति संबंधी पदों में आरक्षित श्रेणियों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आकलन का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार पर है। नहीं, बल्कि गलत स्टेटमेंट है। इसमें यह निर्णय भी किया गया कि पदोन्नति संबंधित पदों में आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आकलन का उत्तरदायित्व राज्यों पर होना चाहिए, ना कि केंद्र पर। ठीक है, राज्य सरकार पर होना चाहिए, राज्य सरकार पर। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में ने निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारत की पहली बार प्रस्तुत किया? ठीक है, तो अब इसमें कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। ठीक, तो हम देखेंगे प्रश्न को। पहला स्टेटमेंट कहता है कि भारतीय प्रशासन में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा यह प्रावधान किया गया पहली बार कि भारतीय प्रशासन में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि वायसराय की परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों का नाम निर्देशित किया गया है। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। जो है इसमें पहली बार जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में पहली बार भारत में वायसराय की परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को नाम निर्देशित किया गया। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है, भारत के राज्य सचिव का नया पद। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक, भारत के राज्य सचिव का जो पद है वो 1858 के अधिनियम, जो 1858 का अधिनियम हुआ था, जिसमें भारत के सुशासन हेतु अधिनियम के प्रावधानों द्वारा सृजित किया गया था। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारतीय संघ की अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन से या से शामिल हैं? ठीक है, सही उत्तर चुनना है।
तो इसमें कौन कौन से शामिल हैं? इसमें राज्य शामिल है, संघ राज्य क्षेत्र नहीं शामिल है, ऐसे राज्य क्षेत्र जो भविष्य में भारत द्वारा अर्जित किए जाएं ये भी नहीं शामिल है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा है भारतीय संघ की अभिव्यक्ति में। ठीक है, अनुच्छेद 1 के तहत पूछा है, तो इसमें राज्य शामिल है, संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली को परिभाषित करने वाली विशेषता या विशेषताएं हैं? ठीक है, सही उत्तर चुनना है। तो भारत की संसदीय सरकार जो है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली को कौन कौन सी चीज़ें परिभाषित करती हैं, देख लेते हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का सुस्पष्ट पृथक्करण। गलत स्टेटमेंट है, जो है सरकार की संसदीय प्रणाली में शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ठीक है, नहीं होता है, ये याद रखिएगा। यह कार्यपालिका विधायिका का एक भाग होती है। दूसरा, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, यह सरकार की संसदीय प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषित विशेषता है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके विपरीत सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तीसरा स्टेटमेंट है हमारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, सरकार की संसदीय प्रणाली जो है राज्य के शासन तंत्र को परिभाषित करती है। शक्तियों के विभाजन का सरकार की संसदीय प्रणाली से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, क्योंकि शक्तियों का विभाजन स्वयं शासन तंत्र को परिभाषित करने के तरीकों के बजाय राज्य के विकेंद्रीकरण और स्वायत्तता से अधिक संबंधित है। तो हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, केवल दूसरा। ठीक, पॉलिटी को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे तो अच्छे से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से यह सही है? ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार के बारे में हमको जानना है। ठीक, सही उत्तर चुनना है। यह एक विधिक अधिकार है, बिल्कुल सही है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, पहले मूल अधिकार था लेकिन अब विधिक अधिकार है। दूसरा है इसे संसद की एक साधारण विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, ये जो है साधारण विधि के द्वारा विनियमित अर्थात सीमित, संक्षिप्त या संशोधित किया जा सकता है बिना संविधान संशोधन के। ठीक है, अगला है उल्लंघन के मामले में पीड़ित व्यक्ति इसे प्रवर्तित कराने के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। गलत स्टेटमेंट है। ठीक, क्यों? क्योंकि उल्लंघन के मामले में पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 क्या है? जानते ही होंगे, संवैधानिक उपचार का अधिकार जिसमें रिट शामिल है, के तहत इसके प्रवर्तन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता है। वह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक है, इसलिए कथन तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए 1 और 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सिद्धांत संविधान सभा द्वारा पारित उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल थे? उद्देश्य प्रस्ताव आपने पढ़ा है, उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन शामिल थे? ठीक है, तो देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत और इसके संविधान की शक्तियों एवं प्राधिकार के स्रोत लोग होंगे, एकदम सही स्टेटमेंट है। अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ये भी शामिल किया गया था। भारत विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण और स्वेच्छापूर्वक योगदान करेगा, ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव में ये तीनों दिए गए थे, शामिल थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में सुर्खियों में रही भुंगलोटी है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है।
तो सुर्खियों में भुंगलोटी क्या है? तो भुंगलोटी जो है रंजक बनाने के लिए प्रयुक्त एक पादप प्रजाति है। ठीक है, भुंगलोटी एक लता होती है, मैं बता दे रहा हूँ। भुंगलोटी क्या है? एक लता होती है जिसे कटहल के वृक्ष की जड़ों के रस के साथ मिलाने पर केसरिया रंग प्राप्त होता है। तो भुंगलोटी जो है एक प्रकार की लता है, जो यानी ऐसी पादप जो चढ़ती है, मतलब किसी चीज़ में चढ़ा दिया जाता है, तो उसको जो है कटहल के जड़ का जो रस होता है उससे मिला देंगे तो केसरिया रंग बनेगा। ठीक है, केसरिया रंग बन जाएगा उससे मिलाएंगे तो। ठीक है, परंपरागत रूप से इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्रों को रंगने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं जो वस्त्र पहनते हैं उनको रंगाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये चर्चा में अच्छा क्यों है? ठीक है, भुंगलोटी क्योंकि सितंबर 2018 में असम में चला गांव है, एक चला गांव में एवं उसके आसपास के गांवों के लोग जो है चला गांव अभ्यारण्य संरक्षण सोसाइटी का गठन करने के लिए जुटे। ठीक है, यह शिवसागर वन प्रभाग असम के अंतर्गत 173 हेक्टेयर का एक आरक्षित वन क्षेत्र है। इस क्षेत्र के बौद्ध भिक्षुओं ने भुंगलोटी के लगभग विलुप्त होने के संबंध में चिंताओं को उठाया है। ठीक है, और भुंगलोटी को संरक्षित करने के लिए निकटवर्ती चला आरक्षित वन क्षेत्र के संरक्षण हेतु एक आंदोलन की शुरुआत की है। चला आरक्षित वन समुद्र तल से लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ सामान्यतः अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले कुछ आर्किड मिलते हैं। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। तो संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे? तो संविधान सभा के सदस्य हमारे थे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और नाम निर्देशित। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थे। ठीक है, देशी रियासतों के सदस्य नाम निर्देशित किए गए थे। ठीक है, और ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य जो है अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं से निर्वाचित किए गए थे। कोई भी सदस्य जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित नहीं किया गया था। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है क्योंकि? तो भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय संविधान समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। सही स्टेटमेंट है। संविधान राजनीतिक वर्ग और न्यायपालिका दोनों के लिए व्याख्या हेतु पर्याप्त लचीलापन प्रदान करता है। यह भी सही स्टेटमेंट है। तो दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही उत्तर चुनना है कोड का प्रयोग करके। तो पहला स्टेटमेंट है कि यह चयनित उम्मीदवारों की सेवाओं के वर्गीकरण और कैडर के प्रबंधन के लिए अधिशेषित है। यूपीएससी की बात की जा रही है। ठीक है, जिसका एग्जाम आप देने जा रहे हैं। यह चयनित उम्मीदवारों की सेवाओं के वर्गीकरण और कैडर प्रबंधन के लिए अधिदेशित है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, यूपीएससी जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं, जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी भर्ती होती है, से संबंधित है और यह पदोन्नति एवं अनुशासनात्मक मामलों पर सरकार द्वारा सलाह मांगे जाने पर उसे सलाह देता है। ठीक, यह सेवाओं के वर्गीकरण, वेतन और सेवा शर्तों, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से संबंधित नहीं है। इन विषयों पर प्रबंधन भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आप यूपीएससी का काम क्या है जानते ही हैं। ठीक है, बाकी यूपीएससी का काम क्या है कि वो जो है पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामले पर जो है सरकार को सलाह देता है। ठीक है, और भर्तियां जो है निकालता है और उनके चयन करता है। लेकिन बाकी कार्य जो होता है वो कौन करता है? सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। अगला है हमारा
यह अपनी वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करता है। यह भी है, गलत है। जो है यूपीएससी जो है अपनी वार्षिक प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को अपने निष्पादन से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ना कि संसद को। ठीक है। और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। इसके साथ एक ज्ञापन भी होता है जिसमें उन मामलों की व्याख्या की गई होती है जिसमें आयोग की सलाह को स्वीकार नहीं किया गया है, तथा इस तरह की अस्वीकृत के कारणों का भी इसमें उल्लेख होता है। तीसरा स्टेटमेंट है, इसकी अधिकारिता को संसद द्वारा निर्मित अधिनियम द्वारा विस्तारित किया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूपीएससी को संसद द्वारा संघ की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य सौंपे जा सकते हैं। यह संसद यूपीएससी के अधिकार क्षेत्र में किसी प्राधिकरण, निगम, निकाय या सार्वजनिक संस्थान की कार्मिक प्रणाली को भी रख सकती है। अतः संसद द्वारा निर्मित अधिनियम द्वारा यूपीएससी की अधिकारिता का विस्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जैसा कि संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, निम्नलिखित में से कौन से विशेषणों का प्रयोग भारतीय गणराज्य को परिभाषित करने के लिए किया गया था? ठीक है, तो इसमें कौन से हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे? इसमें ऑप्शन सही हो जाएंगे हमारे संप्रभु और लोकतांत्रिक। ठीक, बल्कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष गलत है। ठीक है, जब अंगीकृत किया गया है, ठीक है, तो संप्रभु और लोकतांत्रिक, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, कैसे? संविधान की प्रस्तावना जो है भारतीय गणराज्य को संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक के रूप में परिभाषित करती है। इसमें संप्रभु और लोकतांत्रिक शब्द संविधान सभा द्वारा अंगीकृत प्रस्तावना के भाग थे। ठीक है, कौन कौन से? संप्रभु और लोकतांत्रिक, इसलिए सही है। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्दों को 42वें संविधान संशोधन नियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया। इसके साथ ही अखंडता शब्द को भी इसी अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है पूछा है, तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। इसे राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर गठित किया जा सकता है। गलत है। क्यों? क्योंकि संविधान 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान करता है, जबकि जो यूपीएससी होता है और राज्य लोक सेवा आयोग होता है प्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा गठित किए जाते हैं। ठीक है, और एक जो है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग को संबंधित राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि इसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद धारण करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट है कि यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जेएसपीएससी जो होता है वह अपनी वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट प्रत्येक संबंधित राज्य के राज्यपालों को प्रस्तुत करता है, ना कि राष्ट्रपति को। ठीक है, प्रत्येक राज्यपाल राज्य विधायिका के समक्ष इस रिपोर्ट को रखता है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? मतलब सही नहीं है पूछा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, पहला और तीसरा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो सॉलिसिटर जनरल के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, जिसे महान्यायवादी अतिरिक्त जिसे कहते हैं
नहीं, महान्यायाभिकर्ता जिसे कहते हैं, सॉलिसिटर जनरल को महान्यायाभिकर्ता कहते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, भारत के सॉलिसिटर जनरल का पद का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि जो है सॉलिसिटर जनरल का जो है भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, अगला है, सॉलिसिटर जनरल की भूमिका महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को उसके आधिकारिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले रखा था? ठीक है, तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने रखा था? तो रखा था एम.एन. रॉय ने। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि कब? 1934 में। ठीक है, क्या हुआ था कि 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार सबसे पहले रखा गया था। वे भारत में साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता और अतिवादी लोकतंत्र के पैरोकार थे। वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत के संविधान को तैयार करने के लिए एक संविधान सभा की मांग की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि वर्ष 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से घोषणा की कि वे स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? ठीक है, यह इस सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके सदस्यों में से किसी एक के विरुद्ध हमले को सभी के विरुद्ध माना जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नाटो इस सिद्धांत के लिए जो है प्रतिबद्ध है कि इसके सदस्यों में से किसी एक के विरुद्ध हमले को सभी के विरुद्ध हमला माना जाएगा। ठीक है, अगर नाटो के जो सदस्य हैं उनमें अगर किसी एक पर हमला होता है तो ये मान लिया जाता है कि वो सभी के ऊपर हमला किया गया है। अगला है कि इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, नाटो क्या है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसे नाटो कहते हैं, जिसे उत्तरी अटलांटिक गठबंधन भी कहा जाता है। यह 27 यूरोपीय देश हैं, जिसमें क्या है 27 यूरोपीय देश हैं, 2 उत्तरी अमेरिकी देश हैं। कितने? 2 उत्तरी अमेरिकी देश हैं और एक यूरेशियाई, ठीक है, यूरेशियाई देश के बीच एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। ठीक है, यह संगठन जो है उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू करता है, जिस पर 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा कथन सही है पूछा है। आपातकाल के दौरान भारत के संघीय ढांचे के एकात्मक स्वरूप में परिवर्तन जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, यह जो है राजनीतिक व्यवस्था का संघीय से एकात्मक स्वरूप में इस तरह का परिवर्तन विश्व के किसी भी संविधान से नहीं लिया गया है। ठीक है, अगला है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की विशेषता जो है जर्मनी के बीमर संविधान से ली गई है। ठीक है, कहाँ से ली गई है? जर्मनी के बीमर, जो ऊपर लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ होना चाहिए था। ठीक,
तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2, दोनों गलत हो गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों को पुनर्गठित करने की संसद की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में पहला है कि इस प्रकार के परिवर्तनों पर विचार करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद में पेश किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। क्यों? क्योंकि राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में परिवर्तनों पर विचार करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद में पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने की शक्ति में किसी भारतीय क्षेत्र को एक विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति शामिल है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद जो 3 है उसके अनुसार किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने की संसद की शक्ति में किसी भारतीय क्षेत्र को एक विदेशी राज्य की सौंपने की शक्ति शामिल नहीं है। ठीक है, ये शक्ति शामिल नहीं है। अनुच्छेद 368, ठीक है, 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही भारतीय क्षेत्र को एक विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। अगला है, राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य से संबंधित कोई भी विधेयक संसद में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। तो तीसरा भी गलत है। क्यों? क्योंकि राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य से संबंधित कोई भी विधेयक संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है, विशेष बहुमत से ना होके साधारण बहुमत। ठीक है, साधारण बहुमत। तो कौन सा हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा? पहला सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, महाधिवक्ता के बारे में पूछा है, तो हमारा स्टेटमेंट है कि वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, राज्य के महाधिवक्ता को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, संविधान में जो है अनुच्छेद 165 द्वारा राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद की व्यवस्था की गई है। कौन सा अनुच्छेद? 165 में। ठीक है, वह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है तो कौन? राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है, राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। राज्य क्या है? सही उत्तर कि महाधिवक्ता के लिए पात्रता शर्तों में न्यूनतम आयु शामिल नहीं है। वो न्यूनतम आयु में किसी भी उम्र में हो सकता है। वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। दूसरे शब्दों में उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा होना चाहिए, या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए। ठीक, अगला है, उसका पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो है महाधिवक्ता का जो पारिश्रमिक होता है, मतलब वेतन होता है, वो संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। उसे वह पारिश्रमिक मिलता है जो राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट निजी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है? ठीक है, तो रिट के बारे में आप अगर पढ़े होंगे तो ऐसी एक ही रिट होती है जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है निजी व्यक्तियों के साथ साथ सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। जबकि अन्य जो रिटें होती हैं, जैसे कि परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया, केवल सार्वजनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, निजी के विरुद्ध, निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है 75।
बाकी जो है 76 से 100 तक के प्रश्नों को कल के वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में मतलब, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। तो इसमें कौन सा कथन सही है? पहला है, अनुच्छेद 33 के तहत विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद को प्रदान की गई है, ना कि राज्य विधानसभाओं को, ठीक है। तो हमारा ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित विधियों को किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित विधियां केवल युद्धक कर्मियों और सशस्त्र बलों के अधिकारियों को सम्मिलित करती है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। अब पहले स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि अनुच्छेद 33 जो है संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और इनके सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करता है, ठीक है, निरस्त करने का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रावधान का उद्देश्य उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन और उनमें अनुशासन बनाए रखना सुनिश्चित करना है, ठीक है। अनुच्छेद 33 के तहत विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद को प्रदान की गई है, ना कि राज्य विधानसभाओं को, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा था कि अनुच्छेद 33 में जो है बारे में है, तो संसद द्वारा निर्मित किसी ऐसी किसी भी विधि को किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि सशस्त्र बलों जो है कि सदस्य वाक्यांश में सशस्त्र बलों के नाई, बढ़ई, मैकेनिक, रसोइया, चौकीदार, बूट मेकर, दर्जी आदि जैसे कर्मचारी भी शामिल हैं, जो गैर युद्धक यानी नॉन कम्बेटेंट कर्मचारी हैं, ठीक है, ये युद्ध नहीं लड़ते हैं। तो तीसरा गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। तो ये हमारा आज का हो गया 75 प्रश्न। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 76 से लेके 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।